चाय की तो बड़ी चिंता है आपको, हमारे बेटे ललित की चिंता नहीं है। कहाँ पढ़ाएंगे उसे आप? क्यों नहीं चिंता है, सारी चिंता है बस तुम्ही को है। यहीं पढ़ाई लिखाएंगे और कहाँ पढ़ाएंगे? पर कहाँ, इस गाँव में? कितनी बार तुमसे कहा ये गाँव नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे उसे आप? मतलब जिसमें आप और आपके बाबूजी पढ़े उसमें? क्यों, क्या दिक्कत है इस स्कूल में? देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बेटा शहर के अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। यार तुम्हारा प्राइवेट का स्कूल ये सरकारी स्कूलों को पाएगा? अरे वेल क्वालिफाइड टीचर यहाँ आते हैं, आयोग द्वारा चुनकर आते हैं। जैसा सरकारी टीचर पढ़ा देगा, क्या प्राइवेट वाला वैसा पढ़ाएगा? देखिए मैं जानती हूँ उनसे पढ़ के ना मेरा बेटा मिस्टर को मिनिस्टर देगा। मैं कह देती हूँ आपसे, मेरा बेटा शहर के अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ेगा। तुमसे चाय मांगा था और तुमने क्या कर दिया? अरे यार मेरा अपना खर्चा नहीं है, मैं संविदा पर टीचर हूँ, 20-25 हज़ार मेरी सैलरी है। वहाँ प्राइवेट स्कूल में साल में बस का फीस लेते हैं, टाई का फीस लेते हैं, ड्रेस का फीस लेते हैं, यहाँ तक किताब का भी फीस लेते हैं। इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे। आपको जो करना है कीजिए, मैं कह देती हूँ आपसे कि मेरा बेटा शहर के अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ेगा। तुमसे एक कप चाय हमने मांगा था, तुमने इतना पचड़ा सुना दिया। अरे हम जा रहे हैं चौराहे पर पी लेंगे। हाँ सरला कैसी हो? हाँ दीदी मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। पता है जब से मैं इस गांव में आई थी ना, बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो मैंने बीएड के कोर्स का अप्लाई कर दिया और पता है आज मेरा बीएड कंप्लीट भी हो गया। अरे वाह दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा तो जीजू को फोन दो ना। हाँ एक सेकंड। अरे सुनिए दीदी का फोन है। हेलो। हाँ जीजा जी। अरे साली साहब को बहुत बहुत बधाई हो भाई। हमने सुना कि आपने बीएड की परीक्षा पास किए हैं और मिठाई भी नहीं खिलाई मुझको। अच्छा वो सब छोड़ो, ऐसा करो तुम लखनऊ आ जाओ और यहीं आके जब करो। हाँ जीजू, कम से कम इसी बहाने इस गांव से बाहर तो निकल पाऊंगी, चैन की सांस तो ले पाऊंगी। आपको पता है मुझे पूरे 1 साल हो गए बिना मॉल घूमे हुए। अरे भाई जब से तुम यहाँ से गई हो तब से मॉल का सामान ही नहीं बिकता था। ऐसा करो तुम जल्दी से लखनऊ आ जाओ, फिर घूमते हैं मैं तुम और सल्ला मिलते हैं। क्या जीजू भाभी, चलिए ठीक है बाय। चलो ठीक। वाह चल, तुमने तो आज खाना वाला बढ़िया बना था। किससे बात कर रही थी तुम? जीजा जी से ये देखिए। अरे वाह भाई, मैंने बीएड पास कर लिया फर्स्ट डिवीजन से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। मास्टरों के घर में और एक मास्टर, वाह। लेकिन इसका जो श्रेय है ना वो बापूजी को जाता क्या है। मतलब, मैंने कुछ नहीं किया। यार तुम्हारे नाक पर गुस्सा रहता है, एक छोटी सी बात बोलो सुना दे तो पकड़ो अपना सर्टिफिकेट। अच्छा सुनिए ना, क्या है? मैं क्या सोच रही थी, मैं लखनऊ या दिल्ली में जॉब के लिए अप्लाई कर देती हूँ। यार तुमसे कितनी बार आ चल का तुम्हारी बुद्धि में बात घुसती नहीं है। इंसान जितना घर से दूर जाता है ना वो उसका खत्म हो जाता है घर से। अरे घर गृहस्थी कौन देखेगा, फिर यहाँ कुछ तो है। कल को हमारा बेटा ललित बड़ा होगा, उसको पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से लेके आएंगे आप वो पैसे? अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रही हूँ, हमारी जितनी प्रॉपर्टी है। पागल हो गई हो क्या? अब तुम्हारे लिए हम प्रॉपर्टी अपनी बेच दें? अरे तुम फालतू बात मत किया करो, एकदम यार मूड खराब कर देती हो। घर में आना दुश्वार हमारा है। 2019 में पति की सहमति के बिना आंचल अपने बेटे ललित के साथ मायके चली जाती है। प्रतीक और प्रतीक के पिता आंचल को घर लाने के कई प्रयास करते हैं, पर आंचल घर वापस नहीं आती है। 5 साल बीत गए अलग अलग रहते हुए, पूरे 5 साल। इसी बीच 2025 में आंचल की शिक्षक विभाग में लेक्चरर की नौकरी लग गई। नए रिश्ते, नए दोस्त, नए लोग। इन्हीं में से किसी ने आंचल को प्रतीक से तलाक लेने तक की सलाह दे दी। वकील साहब देखिए ना, जिसका डर था वही हुआ। अरे मेरी बीवी ने मेरे ऊपर दहेज का आरोप लगा दिया है। कहती है मैं उसे मारता हूँ, पीटता हूँ, दहेज मांगता हूँ। अरे पिता तुल्य बापू के ऊपर उसने उत्पीड़न का केस लगाया है। उसने यहाँ तक कहा कि मैं उसे मारता हूँ। वकील साहब मैं अपने पड़ोसियों से आपको पूछवा दूंगा, सब हमारा व्यवहार जानते हैं। आज तक मैंने उसे कभी छुआ नहीं है। वकील साहब बड़ी दुविधा में है सब। चलो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये बताएं जो आप बात कह रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई है? वकील साहब एक एक शब्द झूठ है, सब कुछ निराधार है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है वकील साहब। अच्छा जीजू के साथ उसका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? चलिए छोड़, मैं देख लूँगा इसको, कल ही जाकर फाइल करता हूँ। वकील साहब उसने वकील साहब लेकिन परेशानी क्या है? कोई तो कारण होगा सबके पीछे। वकील साहब परेशानी कुछ नहीं है, वही कहते हैं ना, जब से उसकी शादी हो गई है शहर में, उसकी मतलब उसकी बहन की जब से शादी हो गई है, पागल सी हो गई है वो। अरे हरदम धुन यही लगाए रहती है, हमको शहर में रहना है, ललित को शहर में पढ़ाना। आप ही वकील साहब बताइए, घर द्वार छोड़कर हम कहाँ जाएंगे शहर में? फिर इतना बड़ा घर प्रॉपर्टी बेच कर 10 बाई 10 के कमरे में कोई ठीक रहेगा?
तो आप क्या चाहते हो, तलाक हो कि ना हो? वकील साहब कैसी बातें करते हैं, हम चाहते हैं हमारी मियाँ बीवी हम दोनों साथ में रहें, अपने बच्चे का पालन पोषण करें वकील साहब। और आप निश्चिंत रहें, मैं कल ही आकर देखता हूँ, स्ट्रॉन्ग पर करता हूँ। वकील साहब, इस बुढ़ौती में अब मैं जेल के चक्कर नहीं काटना चाहता। कृपया करके हमारा बेटे का तलाक रोक लीजिए। आपको जानते ही हैं, आजकल सारे पक्ष महिलाओं की तरफ जाते हैं। इस तलाक को ना होने दीजिए। देखिए, आप मेरे पिता समान हैं। देखिए, अगर हम उनके आरोपों का मजबूत से जवाब नहीं देंगे तो वो समझेंगे कि हम डर गए हैं। इसलिए तो उनके सवालों का मजबूत से जवाब देना जरूरी है, तभी हम जीतेंगे, तभी वो अपना इल्जाम वापस लेंगे। वकील साहब, जो भी हो, बस तलाक रोक दीजिए, तलाक ना करवाइए। नहीं होगा, आप निश्चित रहें। वकील साहब आपको एक बात बताएं, हम जब से उसको नौकरी लग गई है ना, जैसे पागल सी हो गई है। मेरे बच्चे को साथ लेकर चली गई। क्या मेरा अधिकार नहीं मेरे बच्चे पर? मेरे बच्चे को साथ कैसे लेकर जा सकती है वकील साहब? अरे किसी बात मान क्यों नहीं लेता? जाना चाहती तो जा, चले जाओ उसके साथ। बापू मैं आप ही के तो मुंह में पड़ा हूँ, मैं कैसे उसे छोड़ दूंगा? अरे मैं रह लूंगा अकेले, जब इतनी जिंदगी काट ली मैं रह लूंगा। मैं 5 साल से अपने पोते के बिना रह रहा हूँ, वो वहाँ घूम रही है। मैं रह लूंगा बेटा, तलाक मत ले, उसकी बात मान जा तो शायद चला जाए यहाँ से। आपका सहारा वकील साहब, बस आप ही का सहारा, आप कैसे हमें बचाइए। आप निश्चित रहें, सब ठीक हो जाएगा, मैं कल देखता हूँ। ठीक है वकील साहब, तो चलते हैं। प्रतीक के पिता ने आंचल को कोर्ट कचहरी के बचने से पढ़ने में मना किया, पर आंचल नहीं मानी और अंत में बात कोर्ट तक पहुंच गई। बेटा आंचल, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, घर की इज्जत के बारे में सोच। अगर तेरा तलाक हो जाएगा तो समाज क्या कहेगा? बापूजी, मैं ये जो भी कर रही हूँ ललित की खुशी के लिए कर रही हूँ ना। आप ही बताइए इसमें क्या गलत है? बेटा, जब कुनबा इकट्ठा रहेगा तभी तो हमारा घर एक सा रहेगा। इतने साल हो गए पोते का चेहरा देखे हुए, पोते के साथ खेलते हुए। इस बुढ़ौती में आज ये सब दिन देखना पड़ रहा है। तू यही चाहती है ना कि तू शहर में रहना चाहती है अपने पति के साथ? मैं प्रतीक को समझाऊंगा। प्रतीक ने आज तक मेरी कोई बात मना की है जो आज मना करेगा? बेटा, तेरे सामने हाथ जोड़ के विनती है, तलाक की बात छोड़ दे। अब मेरे सामने कुछ नहीं रह गया बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटा, पगड़ी रखता हूँ बेटा। बाबूजी, अब जो भी होगा कोर्ट कचहरी में ही होगा। लाख समझाने के बाद भी आंचल नहीं मानी और अंत में मामला कोर्ट तक चला गया। तो आंचल का वकील कौन है, प्रतीक का वकील कौन है? मैं आंचल की वकील हूँ जज साहब। क्या कारण एवं आधार है आप लोगों को कोर्ट में आने का? जज साहब, आंचल और प्रतीक की शादी 2019 में हुई और शादी के पहले ही दिन से प्रतीक का परिवार आंचल को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। दिन रात दहेज की मांग करता था। इस बेचारी का जीना मुहाल कर दिया था। इसलिए जज साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लाइंट को 50 लाख रुपए हर्जाना, 2 तोला सोना और उनके बेटे प्रतीक की फुल कस्टडी दी जाए। माननीय जज साहब, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं, जैसे कि इज्जत उछालने के, जैसा कभी हुआ भी नहीं है। इतना ही नहीं जज साहब, मेरे क्लाइंट पर दहेज मांगने के भी आरोप लगाए गए हैं। मेरे क्लाइंट ने एक भी रुपया दहेज नहीं मांगी जज साहब। सच्चाई तो यह है, जब से इसकी बहन की शादी हुई है तब से इसके दिमाग में ये बात आ गई है कि ये वैसा ही जीवन बताए जैसा गाँव में संभव नहीं है। मेरे क्लाइंट किसी भी कीमत पर तलाक देना नहीं चाहता है जज साहब। ठीक है, हम आपके केस को देखेंगे। कोर्ट की आगे की कार्यवाही लंच के बाद। कोर्ट में कई बार तू मैं तक बात आ गई। आंचल के द्वारा लगाए गए कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। आंचल के परिवार वालों ने आंचल को अपनी और अपने बेटे ललित के भविष्य के बारे में सोचने की सलाह दी। यहाँ तक कि उसकी बहन सरला ने भी उसे समझाया। आप जो भी कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। ऐसा मत करिए दीदी, आप अपने चक्कर में ललित का भी फ्यूचर खराब कर रही हैं। बहुत गलत कर रही हैं दीदी। आपको पूरे घर में इतना समझाया फिर भी आप नहीं मान रही। और आप भी जानती हैं दीदी, जो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कितने झूठे हैं। मत करिए दीदी ऐसा। अपनी बकवास बंद करो, सुनवाई का समय हो गया है। मैंने देखा आपका केस। देखिए, सब
मैं ये बता दूं, कोर्ट को ये समझा जाता है कि वहाँ पहुँचने पर मामला खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। कोर्ट हर संभव प्रयास करती है जो भी मामला हो शांति से सुलझ जाए एवं दोनों पार्टियों को एक नई राह मिले। मैंने आप लोग का केस देखा तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप दोनों अपने सामंजस्य से सोचें। दूसरी बात, मैं चाहूँगा कि आप उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें जिसका कल आपके आज पे निर्भर करता है। आप अपने उन दोनों परिवारों के बारे में सोचें जिनकी डोर आपके रिश्ते से जुड़ी है। हमारे यहाँ एक मीडिएशन सेल है जहाँ पे ट्रेन मीडिएटर हैं। आप दोनों जाइए, वकील साहब आप दोनों भी साथ जाइए एवं आप दोनों ये सुनिश्चित करिए कि आप दोनों का पक्ष एक ऐसे सुगम रास्ते की ओर अग्रसर हो जिससे दोनों पक्षों को एक नई राह मिले एवं वो अपना जीवन एक नए सिरे से शुरुआत कर सके। ठीक है वकील साहब? सब करवाएंगे? जी बिल्कुल करवाइएगा। ठीक है। जज के आदेश के अनुसार मीडिएशन की कार्यवाही शुरू की गई। आप और आप मैं भी आपको आपने इस पर हिंसा का आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगाया, तलाक की आप ये बताइए कि अगर आप दोनों का तलाक हो जाता है, अलग हो जाता है, इससे मिलेगा क्या? आपके बच्चे को तो आप दोनों का प्यार चाहिए ना। 5 से 6 वर्ष आप दोनों ने बर्बाद कर दिए, महज एक दूसरे पर आरोप लगाए, अभी कुछ साबित करिए। लेकिन हाँ, समय और पैसे को बर्बादी जरूर है। और प्रतीक जी आप एक अध्यापक, पिताजी किसान, बुजुर्ग हो चुके हैं, समाज में आप लोगों का इज्जत है। मैं चाहूँगी कि आप लोग आपकी सहमति से सुलह कर लें। मीडिएटर ने दोनों की काउंसलिंग की और दोनों पक्षों की कहानी सुनने के बाद दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए सलाह किया। मीडिएशन सेल के प्रयासों से दोनों को जिंदगी का असल मकसद समझ आया और इस तरह मीडिएशन दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक, गोपनीयता के साथ, बिना ज्यादा खर्च के एक सम्मानपूर्वक समझौता करने में मदद करता है। तो अब ज़्यादा झगड़ा बचा नहीं है, छोटा मोटा तनाव रह गया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपस में सुलह करें। आप लोगों को परेशानी तो नहीं है? आप लोग अगले में आए और मैं चाहती हूँ अगले में आए तो पूरी कोशिश करेंगे मीडिएटर साहब। चलिए आचल तो सब सुलझ गया है। मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारी ज़रूरतों को समझा नहीं। लेकिन जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ रहने को तैयार हूँ। लेकिन सर हम घर आते जाते रहेंगे। आखिर उसी घर से तो हम सब निकले। जितना हक अधिकार हमारा खुद के प्यार पर है उतना तो बापू जी का भी है, ललित का भी है। मुझे लगता है कि समझोगे इस बात। सही कह रहे हैं। मैंने सबके साथ बहुत गलत किया, खासकर बाकी के साथ। उन्होंने मेरे सामने अपनी पवित्रता जली। मेरी बात को दोनों का राजीनामा हो गया है और दोनों आपसी सहमति से रहने के लिए तैयार हो गए हैं। आप दोनों ये सुलह अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना? कोई दबाव तो नहीं है? तो मैं फाइनल मोहर मार दूँ? और इस तरह आंचल और प्रतीक अपने अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कवि शैलेंद्र कहते हैं, दूरियां ये कैसी, अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। इसी तरह प्रतीक और आंचल के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई और फिर से एक बार शाम और सूरज की तरह एक हो गए। और यह सब कुछ संभव हुआ मीडिएशन के कारण, यानी जीत बचाओ मध्यस्थता के कारण। जो इस नाटक का उद्देश्य इतना ही था कि हमारे घर में कुछ कलह होती है, कुछ दिक्कतें होती हैं तो हम आपस में लड़ने लगते हैं और कोर्ट कचहरी तक का भी चक्कर लगाते हैं। आखिर यहाँ तक कि परिवार न छोड़े, पड़ोसी की मारपीट हो जाती है तो कोर्ट कचहरी में जाकर हम अपना पैसा वक्त सब कुछ बर्बाद कर डालते हैं। सालों साल यही सब इस नाटक से हमने यही समझाने का प्रयास किया है। सुलह कर ली, सुलह करना बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए 50 रुपये किलो टमाटर है तो आप कहते हैं 40 में ले लीजिए, दुकानदार कहेगा नहीं, आज 50 नहीं देंगे। फिर थक हार कर दुकानदार कहेगा ना आपकी ना मेरी 45 में ले लीजिए।
इसका मतलब ये है कि थोड़ा गम आप खाइए, थोड़ा गम दूसरा पक्ष खाइए। आखिर दोनों सुलह हो जाने से कितना बढ़िया है, पैसा बचेगा, समय बचेगा। हम लोग ने यही समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा, आपके लिए धन्यवाद।